हाँ तो प्यारे साथियों, हम इसमें पार्ट 1 देख चुके हैं अपने एनसीईआरटी के अध्याय 14 के बारे में, पूर्व मध्य काल के बारे में। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। और पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा पाल कलाकार थे, जो पाल वंश के कलाकार थे, वो कांसे की मूर्ति बनाना जानते थे, है ना। मूर्ति कला का जो विकास हुआ वो बौद्ध धर्म में हमने बताया था कि महायान और जो हमारा वज्रयान था, दोनों संप्रदाय थे, इनके प्रभाव से काफ़ी और उन्नत हुआ, है ना। और मैंने ये भी बताया था कि जो कला थी, जो पाल वंश के जो कलाकार थे, उनकी जो कला थी, उनके केंद्र हुआ करते थे कुर्किहार में, बोधगया में, नालंदा में, यहाँ केंद्र हुआ करते थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें आज पार्ट 2 में राष्ट्रकूट के बारे में, ठीक है। राष्ट्रकूट के बारे में हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे सेकंड पार्ट में अपना, ठीक है। राष्ट्रकूट, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, राष्ट्रकूट, जो राष्ट्रकूट थे, जो हमारे अरब के लोग थे, जो अरबी हमारे विद्वान थे, अरब के निवासी थे, वो राष्ट्रकूटों को बल्लहारा के नाम से जानते थे। काय के नाम से? बल्लहारा के नाम से इनको जाना करते थे। किसको? राष्ट्रकूटों को, है ना। 743 ईस्वी का समय था, 743 ईस्वी का समय था, तो वो दक्कन में सत्ता में आ गए। राष्ट्रकूट जो थे 743 ईस्वी में सत्ता में आ गए, और अरब के जो लोग थे इनको बल्लहारा के नाम से जानते थे। काय के नाम से? बल्लहारा के नाम से, है ना। और जो राष्ट्रकूट थे, इन्होंने क्या किया, इनकी राजधानी मनकिर थी, मनकिर इन्होंने बनाया हुआ था अपनी राजधानी को। इनकी राजधानी क्या थी? मनकिर। इनकी राजधानी की बात करें, जो राष्ट्रकूट थे, इनकी राजधानी थी मनकिर। हालांकि मनकिर भी कहते हैं, और दूसरे नाम से मनकिर को हम जानते हैं, काय के नाम से? मान्य खेत के नाम से, ठीक है ना। मान्य खेत भी मनकिर को बोला जाता है। हालांकि मनकिर की बात करें या मान्य खेत की बात करें, जो हमारा मालखेड़ है वर्तमान में, वहाँ सोलापुर के पास में हमारा मनकिर पड़ता है, वहीं से इन्होंने शासन किया। अरबी यात्री जो थे, जो अरबी यात्री थे, अरबी यात्री आए, उन्होंने अपना यात्रा विवरण दिया, वृतांत दिए अपने अपने। तो जो राष्ट्रकूट शासक थे उनका वर्णन किया है। उन्होंने ऐसा बोला है इनके बारे में, जो अरबी यात्री थे, उन्होंने ऐसा बताया कि जो राष्ट्रकूट हुआ करते थे, उनके बारे में एक वाक्य दिया था कि अल हिंद के राजाओं के राजा हैं ये। किसके राजा हैं? अल हिंद के राजाओं के राजा। ध्यान रखिएगा, अल हिंद के राजाओं के राजा। अल हिंद के राजाओं के राजा, ये किसने कहा था? ये हमारा अरबी यात्रियों ने कहा था, जो अरबी आए थे, विद्वान लोग, है ना, जिन्होंने अपने अपने वृतांत दिए थे। यानी कि मलिक अल मुल्क, यानी कि मलिक अल मुल्क के रूप में इनको बोला था। मलिक अल मुल्क, ठीक है, इनके रूप में इनको संज्ञा दी थी, है ना। इनके रूप में इनका वर्णन किया राष्ट्रकूट शासकों का। और राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक था, इस राष्ट्रकूट राज्य का जो संस्थापक था, वास्तविक रूप में संस्थापक, ध्यान रखिएगा, संस्थापक कौन था? उसका नाम था दंतीवर्मन। क्या नाम था? दंतीवर्मन, ठीक है। और दंतीवर्मन जो था, इसको हम दंती दुर्ग भी बोलते हैं, ठीक है ना। दंती दुर्ग के नाम से भी हम इसको जानते हैं। दंतीवर्मन या दंती दुर्ग, इसका राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक हुआ करता था। और इस दंतीवर्मन ने क्या किया, जब 8वीं शताब्दी का समय था, 8वीं शताब्दी का समय, तो इसने 752 ईस्वी में, कब? 752 ईस्वी में, जो चालुक्य शासक हुआ करता था, कीर्तिवर्मन, एक चालुक्य शासक हुआ करता था, और जो चालुक्य शासक था उसका नाम क्या था? कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन। तो चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को किसने? दंतीवर्मन ने इसको हरा दिया था, पराजित कर दिया था। और इसको हराने के बाद में स्वतंत्र राज्य की इसने स्थापना कर दी, ठीक है। इसको हराया था, इसको हराया था किसने? हमारे दंतीवर्मन ने, जो राष्ट्रकूट शासक था। और ये कौन था? ये चालुक्य शासक हुआ करता था, कीर्तिवर्मन, ठीक है। जो कृष्ण प्रथम था, ध्यान रख, कृष्ण प्रथम की बात करें, जो कृष्ण प्रथम था, उसने एक कृष्ण प्रथम, इसने एलोरा में एक कैलाश मंदिर बनवाया था। इसने एलोरा में एक कैलाश मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर? कैलाश मंदिर। इसने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने,
ठीक है। और एक इस कैलाश मंदिर को हम गुहा मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इस कैलाश मंदिर को हम गुहा मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो गोविंद द्वितीय था, जो गोविंद द्वितीय था, गोविंद द्वितीय, गोविंद द्वितीय के बाद देखा जाए उसका पुत्र था ध्रुव, इसका पुत्र था और उस पुत्र का नाम था ध्रुव। ध्यान रखिएगा, जो ध्रुव था उसको धारावर्ष भी बोलते थे, ध्रुव को धारावर्ष भी कहते थे, है ना। उसने क्या किया 780 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, जो गोविंद द्वितीय का पुत्र था ध्रुव या धारावर्ष, उसने 780 ईस्वी में वो शासक बन गया, ये उसका पुत्र शासक बन गया, शासक बन गया, उसने अपने हाथों में सत्ता ले ली, ठीक है ना, वो राजा हो गया। और ध्रुव को जो है धारावर्ष भी कहते थे, मैंने बताया अभी। और ये दक्षिण का ध्रुव यानी कि प्रथम राष्ट्रकूट शासक था। ये जो ध्रुव था ये दक्षिण का, ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण का पहला राष्ट्रकूट शासक था, प्रथम राष्ट्रकूट शासक था ये, ठीक है ना। दक्षिण का ये पहला राष्ट्रकूट शासक हुआ करता था और इसने उत्तरी भारत के ऊपर अधिकार कर लिया था, अधिकार चलाए थे वहां पे क्या था, उत्तर भारत का जो अधिकार था उसके लिए त्रिसत्तात्मक संघर्ष चल रहा था। तो इसने वहां हस्तक्षेप किया और वहां का प्रतिहार राजा हुआ करता था वत्सराज, और पाल वंश का राजा था धर्मपाल, उनको भी हराया। इस ध्रुव ने, ध्यान रखना, दो शासक हुआ करते थे, कौन, एक तो प्रतिहार शासक था, प्रतिहार शासक, प्रतिहार शासक का नाम क्या था, मैंने अभी बताया आप लोगों को, उसका नाम था वत्सराज, उसका नाम था वत्सराज। और मैंने दूसरा बताया अभी आप लोगों को, एक पाल शासक हुआ करता था, पाल वंश का राजा, पाल शासक, और जो पाल शासक था उसका नाम था धर्मपाल, ठीक है ना। तो इन दोनों को हराया इसने, इन दोनों को पराजित किया। किसने किया, ध्रुव ने किया, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बताया कि जो उत्तरी भारत था वहां आधिपत्य के लिए, वहां साम्राज्य के लिए, सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था, कौन सा, त्रिसत्तात्मक संघर्ष। तो इसने वहां हस्तक्षेप किया जाकर के, किसने, ध्रुव ने, ठीक है, उनको हराया। और ध्रुव ने अपना तीसरा, ध्रुव का तीसरा पुत्र था, इसका अपना खुद का तीसरा पुत्र था, उसका पुत्र था, उसका नाम क्या था, इस ध्रुव का तीसरा पुत्र था, ध्यान रखना, तीसरा पुत्र। और इस तीसरे पुत्र का नाम क्या था, गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय। यानी कि जो ध्रुव था उसका पुत्र था तीसरा, योग्य था काफी, और उसका नाम था गोविंद तृतीय। उसको उसने शासन किया था 793 से लेकर के 814 ईस्वी तक, है ना। उसके लिए हम कह सकते हैं कि सिंहासन को छोड़ दिया, इसको राजा बना दिया, गोविंद तृतीय को। और गोविंद तृतीय जो था उसने पल्लव, पांड्य, केरल और जो गंग राजा थे, इन्होंने एक संघ बनाया हुआ था, उन संघ को इसने ध्वस्त कर दिया, विध्वंस कर दिया, उनको हरा दिया। किस किस को, इस गोविंद तृतीय ने, ध्यान रखना, एक तो आपके पल्लव हुआ करते थे, पल्लव, ठीक है, दूसरे कौन थे, पांड्य हुआ करते थे, पांड्य केरल के राजा थे, ठीक है। और मैंने कौन बताया अभी, गंग के राजा, गंग वंश के राजा लोग, ठीक है। इनके जो क्या बोलते हैं उनको, जो संघ थे, इनके संघ हुआ करते थे, और इनके संघ को किसने ध्वस्त किया, किसको पराजित किया, वो किया गोविंद तृतीय ने, ठीक है। इस गोविंद तृतीय ने इन सबको हराया, इनके संघों को ध्वस्त कर दिया, विध्वंस कर दिया उन सभी का, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ और याद रखना, जो गोविंद तृतीय था, जो गोविंद तृतीय था उसका, इसने क्या किया, एक पाल शासक हुआ करता था, अभी मैंने पढ़ाया था उसके बारे में भी। जो पाल शासक था उसका नाम था धर्मपाल, उसका नाम था धर्मपाल। और एक प्रतिहार शासक हुआ करता था, एक प्रतिहार शासक हुआ करता था, प्रतिहार शासक, और उस प्रतिहार शासक का नाम था नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय। इन दोनों को हम कह सकते कि इसने युद्ध में हराया था, किस किस को, एक तो धर्मपाल को और एक नागभट्ट द्वितीय को। नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार वंश का शासक था और ये धर्मपाल पाल वंश का शासक था। इन दोनों को किसने हराया, हमारे गोविंद तृतीय ने हराया, ठीक है। चलिए
आगे याद रखना, इन दोनों को हराने के बाद में गोविंद जो था, हमारा गोविंद तृतीय जो था, गोविंद तृतीय जो था, उसने क्या किया, वो गोविंद तृतीय जो था वो थोड़ी सी कम आयु का था, अल्पवयस्क था। ध्यान रखिएगा, इसकी आयु क्या थी, ये अल्पायु का था, ये अल्पवयस्क था, ठीक है ना, गोविंद तृतीय। और हालांकि इसने कुछ समय के बाद, इसका एक पुत्र हुआ करता था उत्तराधिकारी इसका, वो भी अल्पवयस्क ही था, और उसका नाम क्या था, जो उत्तराधिकारी था, जो उत्तराधिकारी था, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इसका उत्तराधिकारी जो था वो अल्पवयस्क हुआ करता था, उसका नाम था अमोघवर्ष। क्या नाम था, अमोघवर्ष। और जो अमोघवर्ष था उसने शासन कब से कब तक किया, उसने किया 814 से लेकर के 876 ईस्वी तक, ठीक है, 814 से 876 ईस्वी तक शासन किया। और किसके संरक्षण में किया, कर्क के संरक्षण में, कर्क के संरक्षण में अमोघवर्ष ने शासन किया, ठीक है। अमोघवर्ष जो था, अमोघवर्ष की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, जो अमोघवर्ष था, अमोघवर्ष ये काफी विद्या और कला का उदार संरक्षक हुआ करता था। किस किस का, कला और विद्या का उदार संरक्षक हुआ करता था, ये बहुत ही ज्यादा, है ना। उसने कविराज मार्ग जो नामक एक कन्नड़ भाषा है, उसमें एक काव्य ग्रंथ की रचना भी की है। कवि राजमार्ग नाम का एक कन्नड़ भाषा में एक काव्य की रचना की है इसने, कवि राजमार्ग, ठीक है, कवि राजमार्ग। ये किस में है, कन्नड़ भाषा में है, ठीक है, कन्नड़ भाषा में। और इसने अपनी राज्यसभा में काफी विद्वानों को आश्रय दिया। काफी विद्वान लोग हुआ करते थे, विद्वान लोगों को इसने आश्रय दिया, विद्वान लोगों को अमोघवर्ष ने काफी आश्रय दिया। और इनमें से विद्वानों की बात करें तो आदि पुराण, जो आदि पुराण लिखा है, आदि पुराण किसने लिखा था, ध्यान रखना, उसके लेखक थे जिनसेन। कौन थे, जिनसेन, उनको भी संरक्षण दिया। गणित सार संग्रह के लेखक हुआ करते थे, जो गणित है उसके सार संग्रह के लेखक हुआ करते थे महावीराचार्य, महावीराचार्य, कौन, महावीराचार्य, उनको संरक्षण दिया इसने। और अमोघ वृत्ति के लेखक हुआ करते थे शक्तायना, किसके, अमोघ वृत्ति के, जो अमोघ वृत्ति थी उसके जो लेखक थे वो कौन थे, शक्तायना, शक्तायना, उनको भी इसने संरक्षण दिया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि काफी विद्वान लोगों को जो अमोघवर्ष था उसने संरक्षण दिया, अपनी कहां पर, अपनी राज्यसभा में उनको संरक्षण दिया। हालांकि जो अमोघवर्ष था, इसकी और बात करें तो जो अमोघवर्ष था ये जैन धर्म का बड़ा, हम कह सकते हैं कि उसके मत का बड़ा पोषक था, जैन मतानुयायी था ये, जैन धर्म का या जैन मत का कह सकते हैं, है ना, जैन धर्म का ये पोषक हुआ करता था, है ना। और जो हिंदू देवी देवता थे उनका ये सम्मान भी करता था अमोघवर्ष जो है। जो एक तामपत्र है, सज्जन तामपत्र, ध्यान रखना, एक तामपत्र है संजन तामपत्र, और जो संजन तामपत्र है उसी से पता चलता है कि इसने एक अवसर पर जो है देवी को अपने बाएं हाथ की उंगली चढ़ा दी थी, अपने बाएं हाथ की जो उंगली है वो चढ़ा दी थी। और इसने मान्यखेत नाम का एक नया नगर बसाया था। मैंने बताया कि राजधानी हुआ करती थी इसकी मान्यखेत, पहले जो हुआ करती थी राष्ट्रकूटों की, मान्यखेत, मान्यखेत, इसने नगर बसाया था, नया नगर मान्यखेत के नाम से, वहीं अपनी राजधानी बना ली। और जब इंद्र तृतीय का समय आया, जब इंद्र तृतीय का समय आया शासन का, तो उसके समय में भारत भ्रमण करने के लिए काफी अरबी यात्री आए थे। इसके समय में अरबी यात्री आए थे यहाँ यात्रा करने के लिए, अरबी यात्री यहाँ विवरण करने के लिए आए थे, भ्रमण करने के लिए। और उनका नाम क्या था, उनमें से एक था अल मसूदी। कौन था, अल मसूदी। जो अल मसूदी था उसने बताया कि राष्ट्रकूट राजा बलहारा या बल्लभराज, बलहारा राजा जो था, इसने बताया कि जो बलहारा था
बलहारा, और या उसको बल्लभ राज भी बोलते हैं, बल्लभ राज। ये जो है राष्ट्रकूट वंश के ये सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा हुए, ये अल-मसूदी ने बताया। और यहाँ कृष्ण तृतीय की बात करें, जो कृष्ण तृतीय था उसने हालांकि 939 से लेकर के 965 तक शासन किया उसने, है ना। उसने राज्यारोहण जब हुआ उसका, कृष्ण तृतीय का, है ना, तो राज्यारोहण के समय उसने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी। जब इसका राज्याभिषेक हुआ, राज्यारोहण हुआ, तो इसने क्या किया, इसने जो है अकाल वर्ष की इसने उपाधि धारण की। किसने? कृष्ण तृतीय ने। और जो कृष्ण तृतीय था उसने रामेश्वरम में कृष्णेश्वर और गंड मार्तांडित्य का एक मंदिर भी बनवाया। इसने 2 मंदिर बनवाए थे कृष्ण तृतीय ने। एक तो मैंने बताया कृष्णेश्वर का, कृष्णेश्वर, और दूसरा मैंने बताया अभी आप लोगों को गंड मार्तांडित्य। ये 2 मंदिर इसने बनवाए थे। ये 2 मंदिर इसने कहाँ बनवाए थे? ये दोनों मंदिर इसने रामेश्वर में बनवाए थे। ये मंदिर कहाँ बनवाए थे? रामेश्वर में। ठीक है, कृष्णेश्वर और गंड मार्तांडित्य 2 मंदिर बनवाए थे रामेश्वर में। इसकी राज्यसभा जो थी उसमें कन्नड़ भाषा का कवि रहा करता था। इसकी राज्यसभा में एक कन्नड़ भाषा का कवि रहता था, कन्नड़ भाषा का कवि रहा करता था। और उस कन्नड़ भाषा के कवि का नाम क्या था? उसका नाम था पोन्न। उसका नाम था पोन्न। जो पोन्न था वो कन्नड़ भाषा का कवि हुआ करता था। और इस पोन्न ने, ध्यान रखना, एक रचना की शांति पुराण की। शांति पुराण के लेखक कौन थे? तो वो थे पोन्न। पोन्न ने जो है शांति पुराण की रचना की। एक परमार राजा हुआ करता था, शीयक। एक परमार राजा हुआ करता था, परमार शासक। और जो परमार शासक था जिसका नाम मैंने बताया शीयक था, जो शीयक था उसने राष्ट्रकूट राज्य पर आक्रमण कर दिया। और 972 से लेकर के 73 तक, 972 से लेकर के 73 तक उसने क्या किया, राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी मान्यखेट, वहां पर खूब लूटपाट की। वहां पर इसने खूब लूटपाट की। और 974 से लेकर के 975 ईस्वी में देखोगे एक चालुक्य राजा हुआ करता था। एक चालुक्य राजा हुआ करता था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था तैलप द्वितीय। क्या नाम था उसका? तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय। उसने भी राष्ट्रकूट वंश के जो अंतिम शासक था कर्क द्वितीय, उसको हराया और राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया। और कल्याणी के जो चालुक्य राज्य थे उनकी स्थापना की। किसकी? जो कल्याणी के चालुक्य राज्य हुआ करते थे उनकी स्थापना की। आगे बात करें हम थोड़ी सी यहाँ पे जेजाक भुक्ति के जो चंदेल हुआ करते थे। किसके? जेजाक भुक्ति के। जेजाक भुक्ति के जो चंदेल हुआ करते थे उनकी बात करें, ध्यान रखिएगा। अगर आज के बुंदेलखंड क्षेत्र में देखोगे तो चंदेलों का उदय हुआ था। किसका? चंदेलों का उदय। और वहां खजुराहो उनकी राजधानी हुआ करती थी। ध्यान रखना, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है हमारा, बुंदेलखंड का क्षेत्र, इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो है चंदेलों का उदय हुआ था। किसका? चंदेलों का उदय हुआ था। और इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी उस समय? खजुराहो। खजुराहो जो है इनकी राजधानी हुआ करती थी। ध्यान रखिएगा, राजधानी, है ना। और इस वंश का जो पहला शासक था, इस वंश का जो पहला शासक था, प्रथम शासक कौन था? उसका नाम था नन्नुक। उसका नाम था नन्नुक। और उसका पौत्र हुआ करता था, नन्नुक का पौत्र था एक, और उस पौत्र का नाम था जयसिंह। जयसिंह। और जयसिंह को जो है जेजा के नाम से भी बुलाते थे, जेजा के नाम से। और जेजा के नाम पर ही या जयसिंह के नाम पर ही ये प्रदेश जो है जेजाक भुक्ति कहलाया। जो हम लोग जेजाक बोलते हैं ना, जेजाक भुक्ति के चंदेल, वो इसी के नाम पर, जयसिंह के नाम पर जेजाक भुक्ति पड़ा था। जो यशोवर्मन था, जो यशोवर्मन था,
यशोवर्मन ने क्या किया, जो खजुराहो का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर, कौन सा, विष्णु मंदिर, यशोवर्मन ने जो है खजुराहो में एक मंदिर का निर्माण करवाया। और खजुराहो का कौन सा मंदिर है, विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर। और ध्यान रखिएगा, जो विष्णु मंदिर मैंने बताया, इसको चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जानते हैं, इसको चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अगर यहां थोड़ी सी हम बात करें धंग के बारे में, धंग जो था उसने 950 से लेकर के और इसने 1008 ईस्वी तक शासन किया। 950 से लेकर के 1008 ईस्वी तक इसने शासन किया। और ये जो है जेजाक भुक्ति वंश का ये प्रसिद्ध शासक हुआ करता था। जो प्रतिहार थे, प्रतिहारों से इसने क्या किया, पूरी तरीके से स्वतंत्रता का एक वास्तविक श्रेय रखा, यानी कि एक वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता जो धंग है उसी को दिया जाता है। श्रेय जो दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, इस धंग को दिया जाता है, वास्तविक स्वतंत्रता का। अगर यहाँ विद्याधर की बात करें, जो विद्याधर था, विद्याधर जो था उसने 1008 से लेकर के इसने किया था 1019 से, इसने 1019 से लेकर के और 1029 ईस्वी तक इसने शासन किया। किसने, विद्याधर ने, है ना। और ये चंदेल शासकों में देखोगे, चंदेल वंश का था, चंदेल शासकों में ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासक हुआ, शक्तिशाली हुआ, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था ये। कौन, विद्याधर। विद्याधर जो था इसने 1019 में जो गुर्जर प्रतिहार एक शासक हुआ करता था, राज्यपाल, उसको मार दिया। इस विद्याधर ने, ध्यान रखना, 1019 में शासन के समय में ही गुर्जर प्रतिहार वंश का, किसका, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक हुआ करता था, राज्यपाल, एक शासक था राज्यपाल, उसका वध कर दिया, उसको मार दिया इसने। किसने, विद्याधर ने। मारा क्यों, क्योंकि वो महमूद गजनवी से युद्ध करने के स्थान पर भाग खड़ा हुआ था, उसने युद्ध नहीं किया था। उसने महमूद गजनवी से युद्ध करने से मना कर दिया था, वो भाग गया था, इसलिए इसका वध कर दिया। और इस चंदेल वंश की बात करें, इस चंदेल वंश का जो अंतिम शासक था, इसका जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक शक्तिशाली शासक हुआ करता था, उसका नाम था परमर्दी देव। क्या नाम था, परमर्दी देव। ये सबसे अंतिम शासक था और शक्तिशाली भी था। परमर्दी देव भी इसको कहते थे, हालांकि इसका नाम वैसे वास्तविक में परमल हुआ करता था, परमल, ठीक है, परमल। अगर अब यहां थोड़ी सी अब दूसरे टॉपिक पर बात करें, जो हमारे मालवा के परमार थे, जो मालवा के परमार थे उनके बारे में बात करें। मालवा के परमार, देखो जो मालवा के परमार थे, हालांकि यहां थोड़ी सी हम बात करें, जो परमार वंश था, इस वंश का जो पहला सबसे स्वतंत्र और शक्तिशाली जो शासक हुआ वो शीयक हुआ। कौन था, शीयक। और शीयक को हम काय के नाम से जानते हैं, श्रीहर्ष के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो शीयक था वो इस परमार वंश का सबसे पहला स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक हुआ करता था। और जो परमार थे, इनकी जो प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी वो उज्जैन हुआ करती थी। इन परमारों की जो राजधानी हुआ करती थी पहले, वो क्या हुआ करती थी, वो उज्जैन में हुआ करती थी, उज्जैन इनकी राजधानी थी, ठीक है। और बाद में आकर के इन्होंने अपनी राजधानी किसको बना लिया, धारा को अपनी राजधानी बना लिया। उज्जैन के बाद में इन्होंने अपनी राजधानी धारा बना ली, धारा को बना लिया। और वास्तव में देखोगे तो जो मालवा में जो परमार थे, उनकी शक्ति का जो उत्कर्ष हुआ, जो हमारा वाकपति था, कौन, वाकपति, इनकी अगर वास्तविक शक्ति की बात करें, वास्तविक शक्ति का जब उदय हुआ, वास्तविक शक्ति का जो उत्कर्ष हुआ, मैंने अभी बताया कि जो वाक शक्ति मुंज था, कौन, वाकपति, वाकपति जो मुंज था, जो वाकपति मुंज था, उसने 972 से लेकर के और 994 ईस्वी तक इसने शासन किया। उसी के समय से इसका उदय माना जाता है, शक्ति का, परमारों की शक्ति का, उत्कर्ष का। जो वाकपति मुंज था उसी के समय से। और धारा जो इनकी राजधानी थी, धारा में क्या था, मुंज सागर झील बनवाई।
और उसकी स्मृति देखोगे आज तक अच्छे तरीके से रक्षित भी की गई है। धारा में ध्यान रखना, इन शासकों ने क्या किया, जो धारा की राजधानी थी उस धारा में इन्होंने एक झील का निर्माण करवाया और उस झील का नाम क्या था, मुंज सागर झील। क्या नाम था, मुंज सागर झील। उस झील का निर्माण करवाया और आज भी अच्छी तरीके से सुरक्षित है वो। और इसके दरबार में, वाकपति मुंज के दरबार में ध्यान रखना, पद्मगुप्त आपका और धनंजय, ये 10 रूप के लेखक हुआ करते थे। पद्मगुप्त और धनंजय धनिक रहा करता था, हलायुद्ध रहा करता था, तो उसके दरबार में काफी विद्वान भी रहते थे। यहाँ विद्वानों की बात करें, यहाँ मैंने बताया पद्मगुप्त, एक मैंने बताया अभी आपको धनंजय, और एक किसके लेखक हुआ करते थे, मैंने बताया था अभी 10 रूप के लेखक, 10 रूप के लेखक हुआ करते थे। हालांकि इसके दरबार में धनिक भी रहता था, धनिक रहता था जो काफी विद्वान था। एक हलायुद्ध रहता था, हलायुद्ध, ये काफी अच्छे विद्वान थे, है ना, इसके दरबार में रहते थे। तो मुंज ने क्या किया, एक चालुक्य शासक था। मुंज की बात करें तो एक चालुक्य शासक हुआ करता था, और जो चालुक्य शासक था उसका नाम क्या था, तैलप तृतीय। तैलप द्वितीय नाम का शासक हुआ करता था। उसको 6 बार युद्ध में हराया था इसने। कितनी बार, 6 बार हराया था इसने। इस मुंज ने जो है, जो हमारा वाकपति मुंज था, इसने चालुक्य शासक को, चालुक्य राजा तैलप द्वितीय को 6 बार युद्ध में हराया था। लेकिन जब 7वां युद्ध हुआ, जब 7वां युद्ध हुआ तो 7वें युद्ध में क्या हुआ, जो तैलप द्वितीय था उसने बंदी बना लिया और उसकी हत्या कर डाली। किसकी, मुंज की। और जब मुंज की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसका छोटा भाई था, इसका छोटा भाई हुआ करता था एक, मुंज का एक छोटा भाई था, और उस भाई का नाम क्या था, सिंधुराज। उसका नाम क्या था, सिंधुराज। जो सिंधुराज था, अब उसने गद्दी संभाली, वो शासक बन गया। और जो पद्मगुप्त था, उसने एक रचना भी की, नवसहसांक चरित, जो मैंने बताया था अभी आप लोगों को। कहाँ गया, पद्मगुप्त, इसने एक रचना की थी, किसके शासनकाल में, इसके छोटे भाई के शासनकाल में, सिंधुराज के समय में। उसका नाम था नवसहसांक चरित, नवसहसांक चरित, इसकी रचना की। और इसी में इसने परमार नरेश के जीवन का चरित्र वर्णन किया है। जो परमार वंश के राजा लोग थे, उनका सबका वर्णन किया है। हालांकि जो पद्मगुप्त था वो मुंज और सिंधुराज का राज कभी हुआ करता था। ये केवल जो पद्मगुप्त था, ये मुंज का और सिंधुराज इसके भाई का, इन्हीं का राज कभी हुआ करता था। यहाँ बात करें भोज के बारे में, जो भोज था इस वंश का शासक, उसने 1000 से लेकर के और 1015 तक इसने शासन किया, 55 तक, सॉरी, इसने 1055 तक शासन किया। और इसकी जो प्राचीन राजधानी हुआ करती थी उज्जैन, उस उज्जैन को उसने छोड़ दिया और धारा को अपनी राजधानी बना लिया। और हालांकि जो भोज था, उसने एक ग्रंथ भी लिखा चिकित्सा शास्त्र पर, उसका नाम था आयुर्वेद सर्वस्व। क्या नाम था, आयुर्वेद सर्वस्व, है ना। और एक स्थापत्य शास्त्र पर भी इसने लिखा, उसका नाम था सम्रांगण सूत्रधार। इसने 2 रचनाएं की थी। एक तो इसने चिकित्सा शास्त्र पर लिखा था, किस पर, चिकित्सा शास्त्र पर। और जो चिकित्सा शास्त्र पर लिखा था उसका नाम मैंने बताया अभी आप लोगों को, उसका नाम था आयुर्वेद सर्वस्व, आयुर्वेद सर्वस्व। आयुर्वेद सर्वस्व नाम का इसने ग्रंथ लिखा, किस पे, चिकित्सा शास्त्र पर। और स्थापत्य शास्त्र की बात करें, और इसने स्थापत्य शास्त्र पर भी एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था सम्रांगण सूत्रधार, सम्रांगण सूत्रधार। 2 इसने ग्रंथ लिखे और विशेष रूप से उनका उल्लेख भी किया। इसके अलावा सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग्य सूत्र, है ना, राजमार्तंड, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु, चारु चर्चा, हालांकि बहुत से इसने प्रमुख लिखे ग्रंथों को। और भोज जो था, इसने धारा नगरी का विस्तार किया, जो राजधानी थी, और वहाँ भोजशाला के रूप में एक प्रख्यात एक महाविद्यालय की स्थापना की, और उससे बाघ देवी की प्रतिमा के
प्राण प्रतिष्ठा वहाँ देखने को मिलती है ना। इस भोज ने अपने नाम पर ही भोजपुर नगर बसाया था और एक बहुत बड़े भोजसर कह सकते हैं, भोजसर नाम का एक तालाब भी इसने बनवाया था। अब इसके बाद में हम थोड़ी सी बात करें चालुक्यों के बारे में, जो गुजरात के, जो अनहिलवाड़ के जो चालुक्य थे, जो गुजरात के चालुक्य थे, गुजरात के चालुक्य। हालांकि जो गुजरात के चालुक्य थे, इनको ध्यान रखना, अनहिलवाड़ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनहिलवाड़ भी बोलते हैं इनको, जो है ध्यान रखना। चालुक्य या जो सोलंकी थे वो अग्निकुल जो था उससे उत्पन्न हुए थे। जो चालुक्य थे ये किससे उत्पन्न हुए थे, ये अग्निकुल से उत्पन्न हुए थे, अग्निकुल से उत्पन्न हुए थे। और ये अग्निकुल से उत्पन्न हुए थे। हालांकि इनको राजपूत भी बोला जाता था, इनको राजपूत भी बोला जाता था। गुजरात का जो चालुक्य वंश था, गुजरात का जो चालुक्य वंश था, इसके संस्थापक की बात करें, इसका संस्थापक वो कौन था, वो था मूलराज प्रथम। इसका नाम क्या था संस्थापक का, मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम इसका संस्थापक हुआ करता था। और जो मूलराज प्रथम था, इसने गुजरात के एक बड़े भाग को जीत करके अनहिलवाड़ के साथ में अपनी राजधानी स्थापित कर दी। इसने, मैंने बताया, जो मूलराज प्रथम था, इसने गुजरात के बड़े भाग को जीता और अपनी राजधानी कहाँ बना लिया, अनहिलवाड़ को। कहाँ, अनहिलवाड़ को अपनी राजधानी बना लिया इसने, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें शासनों में बात करें भीम प्रथम की, जो भीम प्रथम था उसने शासन किया 1022 से लेकर के और 1064 ईस्वी तक इसने शासन किया, भीम प्रथम ने। और भीम प्रथम जो था जब शासन कर रहा था, इसी भीम प्रथम के शासनकाल में ही गुजरात पर किसने आक्रमण कर दिया, इसी के शासनकाल में गुजरात पर, ध्यान रखिएगा, गुजरात पर आक्रमण किया महमूद गजनबी ने। किसने, महमूद गजनबी ने, महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में ही। और कब किया था, 1025 ईस्वी में पहला आक्रमण, है ना। और उसने सोमनाथ के मंदिरों को भी लूटा, वहां विनष्ट भी किया। हालांकि इसने सोमनाथ के मंदिरों पर भी आक्रमण किया था उसी समय, सोमनाथ मंदिर पर भी, है ना, वहां से धन लूटा। और जो जयसिंह सिद्धराज था, जयसिंह सिद्धराज जो था, उसने मालवा के जो परमार्थ थे यशोवर्मन, उसको युद्ध में हराया और उसे बंदी बना लिया। एक आचार्य हुआ करते थे, जैन आचार्य हेमचंद्र, उसके दरबार में रहते थे, जयसिंह सिद्धराज के दरबार में। हालांकि आबू पर्वत की बात करें, जो आबू पर्वत था, है ना, तो सिद्धराजज्ञ, मैंने बताया अभी, सिद्धराजज्ञ जो था, एक मंडप का निर्माण वहां करवाया इसने आबू पर्वत पर, जहां इसने जो हाथी थे उन पर, मतलब कि इस हाथी पर जो है 7 पूर्वजों की मूर्तियां इसने रखवाई, जो आबू पर्वत पर है ना। कुमारपाल है, उसको जो जैन आचार्य थे हेमचंद्र, उन्होंने जैन धर्म में दीक्षा दी। कुमारपाल जैन था, पर उसने क्या किया, सोमनाथ के मंदिर का अंतिम रूप से पुनर्निर्माण भी करवाया था कुमारपाल जैन ने। और जैन आचार्य हेमचंद्र जो थे, उसी के साथ सोमनाथ के मंदिर में शिव की पूजा किया करते थे। और चालुक्य वंश का, इस चालुक्य वंश का जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक चालुक्य वंश का, वो कौन था, वो था भीम द्वितीय। और जो भीम द्वितीय था, इसने 1178 से लेकर के और 1238 ईस्वी तक इसने शासन किया, है ना। और 1178 में क्या हुआ, 1178 ईस्वी का समय था। और इस 1178 ईस्वी के समय में जो मोहम्मद गौरी था, उसने गुजरात पर आक्रमण कर दिया। किसने, मोहम्मद गौरी ने। कहां पर, गुजरात पर आक्रमण कर दिया, ध्यान रखिएगा। 1178 ईस्वी में जो मोहम्मद गौरी था, उसने गुजरात पर आक्रमण कर दिया। और जो भीमदेव द्वितीय था, वो इस आक्रमण में विफल हो गया, है ना, इस आक्रमण को उसने विफल कर दिया। लेकिन चालुक्यों के शासनकाल में देखोगे तो जो महिलाएं थी, उन महिलाओं की अच्छी स्थिति हुआ करती थी, उनको उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था, ठीक है ना। तो यानी कि स्त्रियों की दशा इस शासनकाल में अच्छी रही, ठीक है ना, स्त्रियों की दशा।
इसके बाद बात करें हम सेन राजवंश के बारे में। सेन राजवंश के बारे में बात करें। जो सेन राजवंश था, इसकी स्थापना जो की थी, इसकी स्थापना की थी सामंत सेन ने। सामंत सेन ने इसकी स्थापना की थी। और जो विजय सेन था, विजय सेन, और विजय सेन ने शासन किया था आपका 1095 से लेकर के 1158 ईस्वी तक। और इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था विजय सेन। विजय सेन जो था, उसी ने ही विजयपुरी और विक्रमपुर की स्थापना की थी। इसी विजय सेन ने, ध्यान रखना, 2 नगरों की स्थापना की थी। और 2 नगर कौन से थे? विजयपुरी, विजयपुरी, और दूसरा कौन था? दूसरा मैंने बताया आपको विक्रमपुर। कौन सा? विक्रमपुर। इन 2 नगरों की इसने स्थापना की। किसने? विजय सेन ने। और बल्लाल सेन जो था, बल्लाल सेन, बल्लाल सेन जो था, उसने दान सागर ग्रंथ की रचना की। इसने दान सागर ग्रंथ की, इसने दान सागर ग्रंथ की रचना की। ध्यान रखना, बल्लाल सेन ने। और एक और भी ग्रंथ की रचना की, उसका नाम था अद्भुत सागर। दूसरा ग्रंथ था अद्भुत सागर। हालांकि अद्भुत सागर की एक बात याद रखना, जो अद्भुत सागर रचना की इसने, जो दूसरा ग्रंथ था इसका जो रचना की, उसे पूरा नहीं कर पाया था। ये अपूर्ण था, ये अपूर्ण ग्रंथ था, पूरा नहीं कर पाया था। क्योंकि बल्लाल सेन जो था, उसने गौडेश्वर और निशंक शंकर की उपाधि धारण की हुई थी। ये भी ध्यान रखना, जो बल्लाल सेन था, इसकी उपाधियों की बात करें, उपाधि, इसने 2 उपाधि धारण की थी। एक तो गौडेश्वर की, गौडेश्वर, और दूसरी कौन सी मैंने बताई? निशंक की। निशंक कह सकते हैं, निशंक शंकर। ठीक है, 2 उपाधि इसने धारण की। लक्ष्मण सेन जो था, लक्ष्मण सेन ने बंगाल की जो राजधानी हुआ करती थी पहले, राजधानी गौड़ थी, उसी के पास में ही दूसरी राजधानी लक्ष्मणवती यानी कि लखनौती की स्थापना की। इसने दूसरी राजधानी की स्थापना की, दूसरी राजधानी की स्थापना की। और दूसरी राजधानी कौन सी मैंने नाम बताया अभी आप लोगों को? लखनौती बोलते हैं उसको। ठीक है, वास्तविक नाम उसका मैंने बताया आपको लक्ष्मणवती, लक्ष्मणवती। ठीक है, उनकी स्थापना की। और 1202 ईस्वी में, 1202 ईस्वी का समय था, जो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, जो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, उसकी राजधानी लखनौती पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। इस राजधानी पर अधिकार किसने किया? मैंने अभी नाम बताया आपको, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। इसने इस पर अधिकार कर लिया, राजधानी पर आक्रमण किया और आक्रमण करके इस पर अधिकार कर लिया। और उसने अपने पिता बल्लाल सेन के द्वारा जो चलाया गया था एक सागर, अद्भुत सागर ग्रंथ रचना था, उसको पूरा किया। ये इसका पुत्र हुआ करता था बल्लेल सेन का, बल्लेल सेन का पुत्र था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने ही ध्यान रखना, अद्भुत सागर को पूर्ण किया। जो अद्भुत सागर ग्रंथ था, इसको पूरा किया, इसको पूरा किया। ठीक है, और लक्ष्मण सेन की राजसभा में काफी प्रतिष्ठित विद्वान रहा करते थे, लेखक रहा करते थे, है ना। इसमें से एक ने तो गीत गोविंद भी लिखा था, एक लेखक ने गीत गोविंद भी लिखा था। और जो गीत गोविंद लिखा था उसका नाम क्या था? उसका नाम था जयदेव। क्या नाम था? जयदेव नाम था, है ना। पवनदूत लिखा एक ने, पवनदूत। और पवनदूत का लेखक का नाम क्या था? उसका नाम था धोई। क्या नाम था? धोई। धोई ने जो है पवनदूत लिखा। एक ब्राह्मण सर्वस्व हुआ करता था, एक ग्रंथ, एक रचना थी ब्राह्मण सर्वस्व। और जो ब्राह्मण सर्वस्व थी उसके रचयिता कौन थे? वो थे हलायुद्ध। हलायुद्ध ने उसकी रचना की। ठीक है, तो काफी विशेष रूप से हम कह सकते हैं काफी प्रतिष्ठित विद्वान रहा करते थे, जिन्होंने काफी रचनाएं भी की। और हलायुद्ध जो था उसका प्रधान न्यायाधीश हुआ करता था, मुख्यमंत्री हुआ करता था। ये जो हलायुद्ध था ये मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था,
मुख्य न्यायाधीश कह सकते हैं, या प्रधानमंत्री, सॉरी इसका मुख्यमंत्री हुआ करता था। ठीक है, मुख्यमंत्री हुआ करता था। अब इसके बाद में हम बात करें यहाँ पे चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्य वंश के बारे में, ठीक है। यहां हम बात कर रहे थे अभी आप लोगों से चालुक्य वंश के बारे में। तो चालुक्य वंश में आप जानते हो कि दो चालुक्य वंश हुए हमारे यहाँ पे। एक तो आपके बादामी के चालुक्य, ठीक है, बादामी के चालुक्य, और दूसरे कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, तो पहले हम जो है बादामी के चालुक्यों के बारे में पढ़ेंगे, जब उसके बाद कल्याणी के चालुक्यों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो बादामी के चालुक्य थे, ध्यान रखना, जो जयसिंह चालुक्य था, जयसिंह चालुक्य इस वंश का हम कह सकते हैं इस राजवंश का पहला ऐतिहासिक शासक हुआ। कौन? जयसिंह। जयसिंह जो था वो ऐतिहासिक शासक हुआ, इसका पहला ऐतिहासिक शासक हुआ इस वंश का, ऐतिहासिक शासक था। ठीक है, और बादामी के चालुक्य वंश का जो सबसे पहला, इन बादामी के चालुक्यों में जो पहला सबसे प्रथम प्रतापी राजा जो था, जो प्रतापी राजा था, वो प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम सबसे प्रतापी राजा हुआ करता था। ठीक है ना, पुलकेशिन प्रथम। और जो पुलकेशिन प्रथम था, हालांकि बात करें जो महाकूट स्तंभ है, कौन सा? महाकूट स्तंभ। जो महाकूट स्तंभ है, महाकूट स्तंभ लेख में देखोगे जो कीर्तिवर्मन प्रथम है उसको बहुसुवर्ण अग्निशोत्तम यज्ञ करने वाला कहा गया था। इस महाकूट स्तंभ में ध्यान रखना, इसमें जो कीर्तिवर्मन प्रथम था, कौन? जो कीर्तिवर्मन प्रथम था, जो कीर्तिवर्मन प्रथम था, इस कीर्तिवर्मन प्रथम को ध्यान रखना क्या कहा गया है इस महाकूट स्तंभ लेख में? इसको कहा गया है, ध्यान रखिएगा, बहुसुवर्ण, बहुसुवर्ण अग्निष्टोम, अग्निष्टोम। ठीक है, किस में कहा गया है इसको? इसमें महाकूट स्तंभ लेख में कहा गया था। और जो पुलकेशिन द्वितीय था, जो पुलकेशिन द्वितीय था, पुलकेशिन द्वितीय वो चालुक्य वंश के शासकों में सबसे ज्यादा योग्य और शक्तिशाली हुआ करता था, शक्तिशाली। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। द्वितीय जो था वो सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली और योग्य शासक हुआ करता था। तो जो पुलकेशिन द्वितीय था, पुलकेशिन द्वितीय का और जो हर्ष था, हर्ष, इसके बीच में युद्ध हुआ। और वो कहाँ हुआ युद्ध? इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और जो युद्ध हुआ वो हुआ नर्मदा नदी पर। कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर इन पे युद्ध हुआ। जो ऐहोल अभिलेख है, जो ऐहोल अभिलेख है, और जो ऐहोल अभिलेख है उस ऐहोल अभिलेख से हमको इस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है कि जो युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच में, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर दिया था, इस हर्ष को जो है हरा दिया था, इसको हराया था। ठीक है, ये हमें पता चलता है ऐहोल अभिलेख से। और उसने परमेश्वर की उपाधि धारण कर ली। युद्ध जीतने के बाद में उसने जो उपाधि धारण की वो की थी परमेश्वर की। किसकी? परमेश्वर की, परमेश्वर की उपाधि, है ना। और जो पुलकेशिन द्वितीय था, इसी ने परमेश्वर के बाद में एक और उपाधि धारण की, और वो दूसरी उपाधि क्या थी? वो थी दक्षिणापथेश्वर। दक्षिणापथेश्वर और परमेश्वर की दो उपाधियां इसने धारण की। तो पल्लव चालुक्यों के बीच में, पल्लव और चालुक्यों के बीच में, पल्लव और चालुक्यों के बीच में संघर्ष चलता रहा। और संघर्ष चल रहा था तो उसका जो सूत्रपात हुआ, जो मैत्री संबंध बने, वो इसी के शासनकाल में। किसके में? पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में। वहीं से एक सूत्रपात का शासनकाल शुरू हुआ।
और पुलकेशिन द्वितीय ने कांची पर आक्रमण कर दिया। इसने कांची पर आक्रमण किया और कांची पर आक्रमण कर दिया इसने। और इस समय पल्लव वंश में महेंद्र वर्मन का पुत्र जो था नरसिंह वर्मन प्रथम, वो शासन कर रहा था। और इस युद्ध में उसने लंका का राजा हुआ करता था मानव वर्मन, कौन, मान वर्मन, उससे सहायता मिली थी इसको जो है, तब जाकर के इसने उस युद्ध को जीता था। जो मान वर्मन था उसने सहायता की, उसकी सहायता के बाद में ये युद्ध को जीत पाया था, है ना। तो जो चालुक्य शासक हुआ करता था एक विक्रमादित्य द्वितीय, और विक्रमादित्य द्वितीय जो था उसने पल्लव शासक हुआ करता था नंदी वर्मा, कौन, नंदी वर्मा द्वितीय, उसको हराया और हरा करके कांची कोंडा की उपाधि धारण की। किसकी, कांची कोंडा की उपाधि धारण की। हालांकि पूर्वी चालुक्यों की बात करें, किसकी, पूर्वी चालुक्यों की, या पूर्वी चालुक्य वंश की बात करें, और जो पूर्वी चालुक्य वंश था इसको और नाम से जानते थे, उसका नाम था वेंगी वंश। वेंगी वंश। और इसकी स्थापना किसने की, पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने इसकी स्थापना की, ठीक है। और हालांकि पुलकेशिन द्वितीय जो था उसने स्थापना करने में सहयोग तो किया था, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने वास्तविक रूप में इसकी स्थापना नहीं की थी, वो इसका भाई हुआ करता था। स्थापना की अगर श्रेय दिया जाए तो इसके भाई को श्रेय दिया जाता है, उसके भाई का नाम था विष्णुवर्धन। उसने स्थापना की थी इस वेंगी वंश की, इसके भाई ने, विष्णुवर्धन ने। और चालुक्य वंश में विजयादित्य का शासनकाल जो था, इस चालुक्य वंश में देखोगे विजयादित्य का शासनकाल, जो विजयादित्य था उसने शासन किया 696 से लेकर के और 733 ईस्वी तक, ठीक है। और सबसे दीर्घ काल तक, एक लंबे समय तक वो शासनकाल रहा। उसके उत्तराधिकारी भी हुए, उनमें उसकी उपाधि समस्त भुवनश्रय की मिलती है। इसकी उपाधि की बात करें, इसकी उपाधि थी समस्त भुवनश्रय, इसकी उपाधि हुआ करती थी, है ना। और एक महान निर्माता था। उसी के समय में पट्टकडल के एक विशाल से मंदिर का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। पट्टडकल के एक विशाल से मंदिर का निर्माण भी इसने करवाया था। अब यहां हम बात करेंगे थोड़ी सी कल्याणी के चालुक्यों के बारे में। जो कल्याणी के चालुक्य थे उनके बारे में बात करेंगे। जो कल्याणी के चालुक्य थे, तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता की जन्मदाता की बात करें, एक स्वतंत्र जन्मदाता जो था वो था तैलप द्वितीय। इसका स्वतंत्र, या इस कल्याणी के चालुक्य वंश की जो स्वतंत्र स्थापना की, उसका जन्मदाता कौन था, तैलप द्वितीय। और सोमेश्वर प्रथम जो था, उसने क्या किया, 1043 ईस्वी में जो है वो शासक बन गया। और उसने अपनी राजधानी मान्यखेत हुआ करती थी पहले, और मान्यखेती से इसने कल्याणी स्थापित कर दी, कल्याणी स्थानांतरित कर दी। अगर विक्रमादित्य षष्ठ के बारे में बात करें, 7वें के बारे में बात करें, तो उसने 1076 से लेकर के 1126 ईस्वी तक शासन किया, है ना। यानी कि जो सोमेश्वर प्रथम था, है ना, सोमेश्वर प्रथम का कनी पुत्र था। और 1076 ईस्वी में उसने राज्यारोहण के समय उसने एक संवत का प्रवर्तन किया, और जो संवत चलाया उसने, उस संवत को हम लोग काय के नाम से जानते हैं, चालुक्य विक्रम संवत के नाम से। चालुक्य विक्रम संवत के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। विक्रमादित्य 7वां जो था, शस्त्र जो था, उसने कल्याणी के चालुक्यों के जो चालुक्य वंश था उसका महानतम शासक वो बना। और उसने विक्रमपुर नाम का एक नगर नया बसाया, एक नया नगर भी बसाया, और भगवान विष्णु का एक विशाल मंदिर भी बनवाया, एक विशाल झील का निर्माण भी इसने करवाया। इसकी राज्यसभा में देखोगे तो विक्रमांक देवचरित रहते थे,
ध्यान रखिएगा। इसकी राज्यसभा जो थी, इसकी राज्यसभा में जो विल्हण था, विल्हण, और दूसरा कौन था, एक मिताक्षरा। मिताक्षरा एक रचना थी और उस मिताक्षरा के लेखक थे विज्ञानेश्वर। यानी कि विल्हण और विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर और विल्हण ये दो निवास किया करते थे और इन दोनों की अलग अलग रचनाएं थी जो कि इसी के शासनकाल में हुई। और रचना का नाम था जो विल्हण था, विल्हण ने लिखी विक्रमांक देवचरित, विक्रमांक देवचरित, ठीक है। और जो विज्ञानेश्वर था, विज्ञानेश्वर ने लिखी मिताक्षरा, मिताक्षरा की रचना की। और विल्हण जो था, हालांकि विल्हण की पर्सनल बात करें तो इसका राज कवि हुआ करता था, ये विल्हण राज कवि हुआ करता था। इसी के समय में, इसी के समय के बाद में देखोगे तो शासन के बात करें हम, सोमेश्वर तृतीय के हाथ में शासन आया, सोमेश्वर तृतीय के हाथ में शासन आया और उसने 1126 से लेकर के 1138 ईस्वी तक शासन किया और वो चालुक्य वंश का शासक बन गया। और उसने भूलोक मल्ल और त्रिभुवन मल्ल जैसी उपाधि धारण की। इसने उपाधि कौन सी धारण की, उपाधि तो भूलोक मल्ल, भूलोक मल्ल की एक, और दूसरी कौन सी थी, त्रिभुवन मल्ल, त्रिभुवन मल्ल। इसने दो उपाधि धारण की थी, भूलोक मल्ल और त्रिभुवन मल्ल, ये उपाधियां इसने धारण की। और इस स्वयं एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ करता था। इसने मानसोल्लासा एक शिल्प शास्त्र का ग्रंथ है, उसकी रचना की थी। इसने एक ग्रंथ की रचना भी की थी, उसका नाम क्या था, मानसोल्लास। ये मानसोल्लास जो था शिल्प शास्त्र का ग्रंथ हुआ करता था, किसका, शिल्प शास्त्र का। और इसकी इसने रचना की किसने, सोमेश्वर तृतीय ने। और इस वंश का अंतिम शासक था तैल तृतीय, उसका पुत्र था सोमेश्वर चतुर्थ। और ऐहोल को मंदिर जो है, जो ऐहोल है, ऐहोल जो था इसी के शासनकाल में, ऐहोल जो था उसको जो है मंदिरों का नगर कहा गया था, मंदिरों का नगर, ठीक है। और चालुक्यों की बात करें, इन्हीं चालुक्यों की, इनका जो पारिवारिक चिन्ह हुआ करता था, वराह हुआ करता था, वाराह, ये पारिवारिक चिन्ह हुआ करता था इनका, पारिवारिक चिन्ह, ठीक है। और इसके बाद बात करें हम पल्लव राजवंश की, यहां बात करें हम सबसे पहले अब पल्लव राजवंश की। जो पल्लव राजवंश था, और इस पल्लव वंश के राजवंश का संस्थापक जो था वो कौन था, संस्थापक वो था सिंह विष्णु। सिंह विष्णु, और लगभग उसने जो है शासन किया था 565 से लेकर के 600 ईस्वी तक। और सिंह विष्णु जो था वो वैष्णव धर्म का हुआ करता था, वैष्णव धर्म को मानने वाला, उसका पालन करने वाला। और हालांकि इसने कला को भी प्रोत्साहन दिया, कला को भी प्रोत्साहन दिया। और उसके समय में मामल्लपुरम में 12 मंदिर का निर्माण हुआ, इसी के समय में। कहाँ पर, मामल्लपुरम में, मामल्लपुरम में ध्यान रखना, एक वाराह मंदिर का निर्माण हुआ, एक वाराह मंदिर का निर्माण हुआ। और सिंह विष्णु जो था उसकी राज्यसभा में देखोगे तो संस्कृत के महाकवि रहते थे, उनका नाम कौन था, उनका नाम था भारवी। इसकी राज्यसभा में, इसकी राज्यसभा थी उसमें संस्कृत के कवि रहते थे, संस्कृत के कवि। और संस्कृत के कवि जो थे उनका नाम था भारवी, उनका नाम था भारवी, वो रहते थे। और उन्होंने किरातार्जुनीयम का एक महाकाव्य था वो लिखा उन्होंने। और भारवी ने काय की रचना की, उन्होंने की किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम की महाकाव्य हुआ करता था, उसकी रचना की।
किरातार्जुनीयम की जो महाकाव्य था उसकी रचना की। और जो महेंद्र वर्मन प्रथम था, महेंद्र वर्मन प्रथम, इसने लगभग शासन किया 630 से लेकर के और 668 ईस्वी तक, है ना। और अपने वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। नरसिंह वर्मन जो था, इसने बादामी के चालुक्यों, जो कि उस समय शासक था बादामी के चालुक्यों में पुलकेशिन द्वितीय, उस पर अधिकार करने के बाद अपना विजय स्तंभ स्थापित किया। और विजय जब प्राप्त कर ली, उसके उपलक्ष्य में इसने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की। काहे की? वातापी कोंडा की उपाधि। ये उपाधि थी इसकी, वातापी कोंडा की। और इस विजय के बाद उसने महामल्ल की उपाधि भी धारण की। कौन सी? महामल्ल की। 2 उपाधियां इसने धारण की। और नरसिंह वर्मन जो था, उसकी जब लंका विजय हुई, उसका उल्लेख हमें काशाकुडी ताम्रपत्र और महावंश में देखने को मिलता है ना। नरसिंह वर्मन जो था, एक महान निर्माता भी था, क्योंकि महाबलीपुरम में देखोगे कुष्ठ एकात्मक रथों का निर्माण इसी के काल में हुआ है। महाबलीपुरम में जो कुष्ठ एकात्मक रथ हैं, उनका निर्माण इसने करवाया है। और नरसिंह वर्मन के शासनकाल में देखोगे लगभग 641 में, 641 ईस्वी में एक चीनी यात्री था हुएनसांग, वो कांची आया था। और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ये तो प्रथम की बात थी, द्वितीय की बात करें, द्वितीय की, उसने 704 से लेकर के 728 तक शासन किया। और ये भी वैष्णव धर्म का पालन करने वाला हुआ करता था, मानने वाला हुआ करता था। और उसने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का और बैकुंठ में देखोगे पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया। वैष्णव संत हुआ करते थे एक तिरुमंगाई अलवार। कौन? तिरुमंगाई अलवार। उसका समकालीन हुआ करता था, ये उसका समकालीन हुआ करता था तिरुमंगाई अलवार का, जो वैष्णव संत हुआ करता था। अगर यहाँ नंदी वर्मन तृतीय की बात करें, नंदी वर्मन तृतीय की बात करें, नंदी वर्मन तृतीय की, नंदी वर्मन तृतीय जो था वो शैव धर्म को मानने वाला था। ये शैव धर्म को मानता था। उसकी राजसभा में, इसकी जो राजसभा थी, इसकी राजसभा में कौन निवास करता था? तमिल भाषा के कवि, तमिल भाषा के कवि निवास करते थे। और जो तमिल भाषा के कवि थे, उनका नाम क्या था? पेरुंदेनवार। जो कवि थे, उनका नाम था पेरुंदेवनार उनका नाम था, जो निवास करते थे। और उन्होंने भारत वेणवा नाम का एक ग्रंथ लिखा। इन्होंने भारत वेणवा एक ग्रंथ है, उसकी रचना की। ठीक है। अब क्या था? जो अपराजित वंश था, जो अपराजित था, एक शासक था ये। और ये इस वंश का, पल्लव वंश का सबसे अंतिम शासक हुआ। हालांकि पल्लव शासकों में देखोगे उनका शासनकाल जो था वो कला और स्थापत्य, है ना, स्थापत्य और कला, उन्हीं की उन्नति के लिए प्रसिद्ध हुआ। हालांकि पल्लव जो थे, वास्तुकला जो थी पल्लवों की, वो दक्षिण की द्रविड़ कला शैली के आधार पर बनी हुई थी। और दक्षिण भारतीय स्थापत्य के भी 3 अंग हुआ करते थे, मंडप, दूसरा रथ और तीसरा विशाल मंदिर। 3 अंग हुआ करते थे। ठीक है। जो महेंद्र वर्मन शैली थी, इसके अंतर्गत क्या था? काफी कठोर तरीके के जो पाषाण थे, पत्थर थे, उनको काट करके गुहा मंदिरों का निर्माण हुआ। और जो गुहा मंदिर थे उन्हीं को मंडप कहा गया। ठीक है। और जो मामल्ल शैली थी उसका विकास हुआ नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में। इसके अंतर्गत का 2 प्रकार के स्मारक बने, एक मंडप और एकाश्म मंदिर। और जो मंडप और एकाश्म मंदिर बने उन्हीं को रथ कहा गया, है ना। और रथ मंदिरों में जो द्रौपदी का रथ था वो सबसे छोटा था, और इसमें किसी प्रकार का अलंकरण देखने को नहीं मिलता है। और रथ मंदिरों में धर्मराज रथ सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ।
और इन्हीं रथों को सप्त पगोड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्त पगोड़ा कहा जाता है। ठीक है, वही हमारे विशाल मंदिर हुआ करते थे। ठीक है, ये हमारा पार्ट सेकंड था आज के लिए इतना ही। ठीक है, और बाकी का हम पार्ट थर्ड में बात करेंगे आपका। ठीक है, चोल साम्राज्य से लेकर के। ठीक है, चोल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। चोल साम्राज्य को खत्म होने के बाद में उसी में पार्ट थर्ड में हम लोग बात करेंगे उसके प्रशासन के बारे में, अश्वारोही के बारे में बात करेंगे, कश्मीर के राजवंश थे कुछ उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपका कारकोट वंश था, उत्पल वंश था, है, और हालांकि आपका एक गहड़वाल वंश भी था, उसके बारे में बात करेंगे। दिल्ली का चौहान वंश था, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिर आपका चैप्टर अध्याय हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। ठीक है, क्योंकि लेक्चर को हम लेंथी करना नहीं चाहते हैं, आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए। ठीक है।